सभी को प्रणाम नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, बीआरएम कॉलेज मुंगेर में। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल के विभाजन की, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में बंगाल विभाजन की योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। इस योजना ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सुसंगठित जन आंदोलन को जन्म दिया। स्वदेशी सत्याग्रह, बहिष्कार और क्रांतिकारी आंदोलन संघर्ष के नए हथियार बने। इस आंदोलन की व्यापकता, व्यापक जनभागीदारी और भारी विरोध के कारण 1911 में ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को वापस ले ली। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि बंगाल विभाजन की नौबत क्यों आई? क्या कारण थे बंगाल के विभाजन के? 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया। यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। यह भारत में ब्रिटिश सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने बंगाल विभाजन की योजना बनाई। वैसे तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल अपनी सुधारों के लिए विख्यात है, परंतु वह भारत में साम्राज्यवाद की जड़ें को गहरी रूप से स्थापित करना चाहता था। उस समय बंगाल भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु था। बंगालियों में राजनीतिक जागृति सबसे प्रबल थी और बंगाल के बुद्धिजीवियों का प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर था। कर्जन बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना और कुचलना चाहता था। उसने बहाना बनाया कि बंगाल का प्रांत बहुत विशाल है और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा इतने बड़े प्रांत पर शासन करना कठिन है। उसने बंगाल विभाजन के कारण के रूप में प्रशासनिक असुविधा को बतलाया, परंतु वास्तविकता कुछ और थी। अगर उस समय की बंगाल के क्षेत्रफल की हम चर्चा करें तो हम पाते हैं आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड तत्कालीन बंगाल प्रांत के हिस्से थे। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा प्रांत था, लेकिन प्रशासनिक असुविधा बंगाल के विभाजन का कारण नहीं थी, बल्कि बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए कर्जन बंगाल का विभाजन करना चाहता था। उसने बंगाल को दो भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में असम के कुछ जिले और वर्तमान बांग्लादेश शामिल थे, जबकि पश्चिमी बंगाल में वर्तमान पश्चिम बंगाल राज्य, बिहार, उड़ीसा और झारखंड सम्मिलित थे। पूर्वी बंगाल का क्षेत्रफल 1,06,540 वर्ग मील था और इसकी आबादी में 1,80,00,000 मुसलमान तथा 1,20,00,000 हिंदू थे। इसकी राजधानी ढाका बनाई गई। पश्चिमी बंगाल का क्षेत्रफल 1,41,580 वर्ग मील था। इसकी जनसंख्या में 4,50,00,000 हिंदू तथा 90 लाख मुसलमान थे। कर्जन एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। वह बंगाल का विभाजन कर हिंदी भाषी बंगालियों की जनसंख्या को दो हिस्सों में बांटकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहता था और इसका दूसरा निशाना हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता का बीज बोना था।
इस प्रकार वह राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहता था। दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन की योजना लोगों तक पहुंचने लगी और लोगों के अंदर बेचैनी भी फैलने लगी। ढाका, मेमनसिंह, चटगांव आदि जिलों में अनेक जनसभाएं आयोजित की जाने लगी। बंगाल के बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पृथ्वीश चंद्र राय, नीलरतन सरकार आदि विद्वानों ने विभाजन की योजना का विरोध करना शुरू किया। बंगाल से निकलने वाली अनेक पत्र पत्रिकाओं जैसे संजीवनी, बंगाली, चारू मिहिर, अमृत बाजार पत्रिका आदि में बंगाल विभाजन के विरोध में अनेक लेख और कविताएं प्रकाशित होने लगी। बंगाल विभाजन के बढ़ते हुए विरोध को देखकर कर्जन ने ढाका, मेमनसिंह आदि जिलों का दौरा किया और वहां के मुसलमानों को सब्ज बाग दिखलाया। वह उन्हें कहा कि विखंडित बंगाल में आपकी जनसंख्या ज़्यादा होगी और आपको वह सब सुख सुविधाएं मिलेगी जो मुस्लिम बादशाहों, वायसरायों के शासनकाल में मिलती थी। कर्जन के तत्कालीन गृह सचिव रिजले के एक वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है, संगठित बंगाल एक शक्ति है जबकि विसंगठित बंगाल अलग अलग दिशाओं में हाथ पैर मारेगी। तो बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की गहरी चाल थी। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा का प्रस्ताव रखा गया। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को सुनते ही बंगाल के लोगों में बेचैनी फैलने लगी। जगह जगह जनसभाएं आयोजित होने लगी। अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया और इसमें स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव पारित किए गए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। पूरे दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। लोग सुबह सुबह उठे, गंगा स्नान किया, एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी और सड़कों पर वंदे मातरम के गीत गाने लगे। बंगाल विभाजन के अवसर पर कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बंगला की रचना की, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत बन गई है। बंगाल विभाजन का विरोध सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा। बंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद राजा तथा मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया। 1905 में कांग्रेस की वार्षिक सम्मेलन
बनारस में हुई, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और इस सम्मेलन में कांग्रेस की कार्य समिति ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव पर विरोध करते हुए स्वदेशी और बहिष्कार की अनुमति प्रदान की। 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध सेनानी दादा भाई नौरोजी ने की। कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी गुटों में तनाव और झड़प उत्पन्न हुई। सवाल यह था कि आंदोलन के तरीकों को लेकर उग्रवादी चाहते थे कि आंदोलन उग्र और हिंसात्मक रूप से बढ़े, जबकि उदारवादी नेता यह चाहते थे कि आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से बढ़े। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि थे। इन्हें स्वदेशी और बहिष्कार के तौर तरीकों पर गहरी आपत्ति थी। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे स्वदेशी और बहिष्कार क्या था। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का बना हुआ। बंगाल विभाजन की समय नेताओं ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने पर जोर दिया, यानी अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस क्रम में बंगाल में अनेक सूती कपड़ों के मिल खोले गए। बहिष्कार का मतलब होता है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब इंग्लैंड के बने हुए वस्त्र, जूते, दवाइयाँ, सिगरेट आदि अनेक वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, इनका उपयोग न किया जाए। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन वास्तव में इंग्लैंड की अर्थनीति को या उसके आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने का एक प्रयास था। यह आंदोलन काफी हद तक सफल हुआ। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान कलकत्ता में 294 अपर सर्कुलर रोड में फेडरेशन हॉल का शिलान्यास किया गया और यहाँ पर 50 से 75 हजार लोग एकत्रित हुए। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता आनंद मोहन बसु ने की थी। यहाँ पर आंदोलन को चलाने के लिए एक 50,000 रुपया धनराशि का कोष भी इकट्ठा किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल से निकलकर पूरे भारतवर्ष में फैल गया। कहा जाता है कि लोगों ने विलायती जूते पहनना छोड़ दिया, विद्यार्थी नंगे पांव स्कूल जाने लगे, छात्रों ने विलायती कागजों पर परीक्षा देने से इनकार कर दिया, एक बच्चे बीमार होने के बावजूद विलायती दवा खाने से इनकार कर दिया। अनेक लोग जगह जगह धरना और प्रदर्शन करने लगे। बंगाल से निकलने वाली तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में विभाजन के विरुद्ध लंबे चौड़े लेख लिखे जाते रहे। विभाजन की व्यापकता और घनी जन भागीदारी को देखकर ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई और अंततः
1911 में विभाजन के निर्णय को वापस ले लिया गया। अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि बंगाल विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा। बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा यह प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई, उदारवादी और उग्रवादी खेमों में। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ और संघर्ष के तरीकों को लेकर कांग्रेस दो खेमों में बंट गई। विभाजन का दूसरा प्रभाव या परिणाम या महत्व यह था कि अंग्रेजों के इशारे पर मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जो अपने जन्म से लेकर आज़ादी तक आज़ादी की लड़ाई कम और सांप्रदायिकता तथा विभाजन की लड़ाई ज़्यादा लड़ी। बंगाल विभाजन का तीसरा प्रभाव यह पड़ा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की व्यापक तरीके से शुरुआत हुई। क्रांतिकारियों को यह विश्वास हो गया था कि अंग्रेजी सत्ता ताकत और तलवार के बल पर यहाँ स्थापित हुई है। इससे ताकत, तलवार, बम और पिस्तौल की राजनीति से ही भारत से विस्थापित किया जा सकता है। बंगाल विभाजन का चौथा परिणाम 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बंगाल का विभाजन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक संगठित विरोध को जन्म दिया और इस विरोध की व्यापकता, जन भागीदारी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और विभाजन के योजना को वापस लेना पड़ा। यहाँ एक गौर करने वाली बात है, भारत का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर हुआ और भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ। लेकिन भारत के विभाजन की नींव बंगाल के विभाजन के समय ही पड़ गई थी। तो यह कहा जा सकता है कि भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि बंगाल के विभाजन में निहित थी। धन्यवाद।